वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। केमिस्ट्री में आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो केमिकल स्पीशीज़ के ऊपर बात करूँगा। बेसिकली केमिकल स्पीशीज़ होता क्या है, केमिकल स्पीशीज़ के मतलब क्या होते हैं या उसके मानी क्या होते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आपको इस बारे में वजाहत देता चलूँ कि ये जो स्पीशीज़ होता है टर्म, बेसिकली ये वो होती है कि ये हम क्लासिफिकेशन से बात करते हैं। यानी क्लासिफिकेशन क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की क्लासिफाई करना या उसकी एक सेपरेट क्लास होती है। देखिए, हर जानदार दुनिया में जो भी यूनिवर्स में लोग आए हैं, दुनिया में जो भी चीज़ पैदा हुई है उसकी कोई ना कोई एक ख़ास क्लास है या उस जैसा कोई बनाया गया है। देखें, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो कम से कम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से एक दफ़ा तो मिलती जुलती ज़रूर हैं। तो इसी तरह केमिकल्स और जो हमारे मैटर होता है, मैटर के अंदर भी कुछ ऐसी अशिया होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती हैं, जिन्हें हम एक सेपरेट क्लास में रखते हैं। तो यही केमिकल स्पीशीज़ का जो मतलब बेसिकली मतलब बनता है केमिकल स्पीशीज़ का, वो यही बनता है कि किसी एक फैमिली से पाया जाना किसी एलिमेंट का, या किसी एक खास जगह से उसको जो है वो मिलकर रहना या एक खास जगह से इसको डील करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में भी इसी तरह से हम इसको डील करते हैं और इसकी डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है, हम वो टर्म्स को डिस्कस करते हुए फर्दर आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी एटम की। एटम क्या होता है? सबसे छोटा जर्रा जो दुनिया में पाया जाता है वो एटम कहलाता है। एटम का क्या फैसला होता है कि एटम के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं वो उसको जाहिर करती हैं कि वो उसके अंदर एक न्यूक्लियस एक सिस्टम होता है। उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। दो चीजें उसके साथ मिली हुई होती हैं जो कि ऑर्बिट कर रहे होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट कर रहे होते हैं। बेसिकली होता है कि इसके अंदर लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो 7 लेयर्स इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एटम की। तो एटम के अंदर जो 7 लेयर्स होती है उनके अंदर क्या चीज रिवॉल्व कर रही होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व कर रही होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट सेशन के अंदर हमने एटम की डिस्कशन की थी, वहां हमने आपको डिस्कस कर दिया था कि एटम की बेसिकली ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खुसूसियत क्या होती है, इनकी क्या जो इनकी डिस्कशन होती है वो किस तरह से होती है। तो ये डिस्कशन मैंने आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एटम जो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उस यूनिट से क्या होता है, उससे आपका जो एटम है वो डील करता है। एटम और मॉलिक्यूल ये दोनों के दोनों छोटे छोटे चीजें होती हैं। मॉलिक्यूल को हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एक माइन्यूट, जिसे कहना चाहिए ये भी एक तरह से 2 और मोर एटम से मिलकर एक बनता है, तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी जब हम दो एटम और दो एटम को जब हम मिला लेते हैं तो हमारा एक मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल भी बहुत माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा जर्रा होता है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डील कर रहे होते हैं, उस तरह से डील कर रहे होते हैं कि हम उसके अंदर जो सिस्टम बन रहा होता है वो सिस्टम उससे ऐसे बना रहे होते हैं कि देखें देखें दो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। जब कोई गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में बात करते हैं तो हम वहाँ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगर हम हार्डेस्ट में टफेस्ट में बात करते हैं तो वहाँ एटम की बात करते हैं। एटम क्या है? एटम जो है वो सख्त चीजों के बारे में जब बात करेंगे तो वो हम एटम के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम किसी हल्की चीज के बारे में, किसी हल्के यानी किसी लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो लिक्विड के बारे में बात जो है वो हमारी मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्यूल भी ऐसे ही होता है, टाइनी पार्टिकल होता है, इसके अंदर टाइनी पार्टिकल होते हैं। ये भी एक तरह के सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हम शामिल भी कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एक कंपाउंड होता है छोटा सा, जिस कंपाउंड को हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, इसकी डिस्कशन वाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली ये एटम और मॉलिक्यूल दोनों के दोनों जो हैं केमिस्ट्री में जब हम स्पीशीज डायग्नोस कर रहे होते हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमें लाजमी पता होने चाहिए ताकि हम थर्ड एलिमेंट को समझने में आसानी हो जाए। एटम और मॉलिक्यूल को हम यहाँ इसीलिए डिस्कस कर। आयन बेसिकली क्या होता है? जब कभी आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उस रिएक्शन के अंदर जो जो एटम होता है वो अपने ऊपर एक खोल बना लेता है, एक नया खोल बन जाता है जिसको वो ट्रांसफर करने लगता है। किसी को अपना जो एलिमेंट होता है या अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी को देने लगता है।
तो वो पोजीशन जो एटम की बनती है उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं आइंस। वो पोजीशन कहलाती है आइंस, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाती है, हमारा ये विजन क्लियर हो जाता है कि हमारी जो थ्योरीज होती हैं आइन से रिलेटेड वो हमारी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। यानी एटम के ऊपर एक ऐसा होल बन जाता है जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कर सकता है, वो कंडीशन कहलाती है आइन। अच्छा, इसमें जो है जो नेगेटिव होता है, यानी जिसने आयन लेना होता है वो कैशन कहलाता है, और नहीं, जिसने आयन लेना होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन लेना होता है वो अनियन कहलाता है। ठीक है, उसको हम अनियन कहते हैं। और जो हमारा कैशन होता है, कैशन का क्या होता है कि वो आयन डोनर होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है। तो ये जो सिस्टमेटिकल स्टडी होती है, सिस्टमेटिकल स्टडी को हम आयंस स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर आयंस इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये एक वो करेक्टरिस्टिक है केमिकल्स की। जब केमिकल किसी के साथ यूनाइट होने लगते हैं तो वो ऑलमोस्ट अपना कोई ना कोई पार्टनर डोनेट करते हैं, पार्टनर के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो वो पार्टनरशिप जब करते हैं तो उस पार्टनरशिप के अंदर उनकी जो डिस्कशन होती है वो इसीलिए इतनी वाइडर हो जाती है, वाइडर हम स्टडी करते हैं। देखिए जी, अब बात कर लेते हैं जी रेडिकल के ऊपर। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम एटम को रिएक्ट कराने लगते हैं, यानी दो एटम्स को रिएक्शन करने लगते हैं उनका, तो उस रिएक्शन के बीच में एक हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, यानी सालिस की जरूरत होती है। वो क्या करता है, वो दोनों एटम्स को तैयार कराता है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, और वो क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके, उनको अनपेयर्ड कर देता है, यानी उनको अलग कर देता है। तो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट काम, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम केमिकल स्पीशीज को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज नजर आती है, जिसको हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं। ये हमारे पास बहुत ही कंसाइज वे में नजर आ जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि आपके पास, अगर हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, तो कॉम्प्लेक्सेस कुछ इस तरफ से कह सकते हैं हम कि हमारे पास, अच्छा जी, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली ऐसे समझ लेते हैं कि अ, दो दो जब कंपाउंड्स की रिएक्शन हो रहा होता है तो उस रिएक्शन के दरमियान में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा एलिमेंट रख देते हैं जिस एलिमेंट से क्या होता है कि वो दोनों के एलिमेंट को ट्रांसफर कर रहा होता है, जिसको हम लिजेंड कहते हैं। ठीक है, लिजेंड क्या होता है, वो जैसे हम देखें इंडिकेटर्स, हम उसको समझ लेते हैं कि इंडिकेटर्स होते हैं जब हम लैब में कोई परफॉर्म कर रहे होते हैं कोई प्रैक्टिकल, तो हम वहाँ इंडिकेटर्स को यूज कर रहे होते हैं। हम वहाँ कॉम्प्लेक्सेस इसलिए रख देते हैं कि इंडिकेटर क्या करता है, उनके रिएक्शन में मदद कराता है, कि जिस तरह से वो रिएक्ट करेंगे उसका रिएक्शन जो है वो तेज करने के लिए, उनके रिएक्शन में बेटरमेंट इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सेस का यूज करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेस हमारा इस तरह से डील किया जाता है। और जब हम केमिकल स्पीशीज की बात करते हैं तो लिजेंड को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिजेंड वो पार्टिसिपेशन होती है जो दोनों की बॉन्डिंग वो को स्ट्रॉन्ग करती है और बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बनाती है, और ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है। यानी एटम के दरमियान में एक ऐसा एटम एलिमेंट होता है जो दोनों को कोऑर्डिनेट करने में आसानी करता है, और वो आसानी की वजह से क्या होता है कि एक कॉन्साइज और एक डिटेल इमेज सामने आ जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस की, यानी इसकी जो खसूसियात होती हैं या इसके जो एक दूसरे के साथ रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, या उनका एक दूसरे से ताल्लुक जो क्रिएट होता है उससे क्या चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है यूजुअली, इसका उसका चार्ज लेवल चेंज हो जाता है और उसका साइज बदल जाता है। इसके अलावा उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं, यानी डिफरेंट स्पीशीज को रिएक्ट कराते हैं। और जो स्पीशीज की क्लास होती है वो इसी तरह से होती है कि हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स को नाप रहे होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देख रहे होते हैं, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स फिजिकल और केमिकली वे में देखी जाती हैं, जिससे हमें उसकी क्लास समझ में आ जाती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं स्पीशीज जो है वो क्या करती हैं, वो कुछ इस तरह के रिएक्शंस प्रोवाइड करती हैं जिससे क्या होता है, जिससे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, और रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। यानी ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन और एडिशन क्या होता है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाती है एलिमेंट की, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाती है, कोई दो एलिमेंट जो एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं। फिर डिकम्पोजिशन होती है, बाद दफा ऐसा होता है कि कहीं टूट भी जाते हैं रिएक्शंस बनने में, कहीं उसका जो है जो है उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो बजाय बनने के टूट भी जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे कोई नई प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस हैं ये हम इसीलिए डील करते हैं, इसलिए हम इसकी स्टडी इतनी कॉन्साइजली करते हैं, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा जो
नेचर ऑफ एलिमेंट है या नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, वो किस तरह से ट्रीट की जाएगी और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से डील की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ डिस्कस की गई हैं। बेसिकली इसीलिए इस क्लास को पढ़ाया जाता है, स्पीशीज को पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए कि स्पीशीज। ये बात करते हैं कि जिसके इम्पोर्टेंस क्या होती है स्पीशीज की केमिस्ट्री में। बेसिकली केमिस्ट्री में जब स्पीशीज होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आपको किसी एलिमेंट की क्लास करने में आसानी हो जाती है, आपको क्लासिफाई करने में केमिकल्स का आसानी होती है, आपको ये पता चल जाता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसके लिए हमें क्या क्या सेविंग्स करनी होंगी, किस तरह से हम इसको सिंथेसाइज करेंगे, किस तरह से इस मटेरियल को हम किस चीज़ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो केमिकल स्पीशीज जो हैं वो बेसिकली एक फंडामेंटल रोल प्ले करती हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो कि हम वेरियस फील्ड्स में देखते हैं। जैसे हम शीशा बनाते हैं या हम कोई और फील्ड देख लेते हैं, एनवायरनमेंट में देखते हैं, एनवायरनमेंट में उसके क्या असरात होंगे, उसका हम देख लेते हैं कि इसका मेडिकली क्या प्रॉब्लम्स होंगे, यानी कि हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन के क्या असरात होंगे। फिर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से डील कर रहा है, किस तरह से गवर्निंग कर रहा है, उसकी गवर्निंग कैसे हो रही है। ये तमाम बातें जो है हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। इंपॉर्टेंस इसलिए भी होती है कि स्टूडेंट्स के लिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा जो केमिकल है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन कैसा होगा और उसके रिएक्शन में क्या क्या कंडीशंस चेंज होंगी। तो ये तमाम बातें जो है यहाँ डिस्कस करने के लिए है और उसको डिस्कशन की जा सकती है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है और इसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डिस्कस करते हैं। और ये हमारी बेसिकली क्या है कि हम यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर स्पीशीज अगर आपको पता है तो आप केमिकल के जो उसकी रिएक्शंस हैं उनको पता कर सकते हो और उनसे आपको आसानी से आपके जो मामलात हैं उन्हें हल करने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ स्टूडेंट्स को ये सब बताना इसलिए बहुत ज़रूरी था, स्पीशीज़ के बारे में नॉलेज देना, क्योंकि जब स्टूडेंट्स कभी परफॉर्म करते हैं अपनी लाइब्रेरीज के अंदर, लेबॉर्ट्रीज के अंदर, तो वहाँ उनको क्या प्रॉब्लम्स आता है, वहाँ उन्हें ये नहीं पता होता कि केमिकल की क्लासेस क्या हैं, केमिकल किस तरह रिएक्ट करेगा। अब बेचारे वो वहाँ पर बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो उसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो बहुत अच्छे से नहीं ले पाते, उनके सेफ्टी मेजर्स क्लियर नहीं होते, उनकी जो डिविजनल रिसोर्सेज होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती। तो ये चीज़ इसलिए आपको लाइब्रेरी से पहले या लेबॉर्ट्री में जाने से पहले पढ़ाई जाती है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जब आप लेबॉर्ट्री में जाएं तो वहाँ आपने किस तरह से रिएक्शन करना है, जब केमिकल्स को देखना है और केमिकल से किस तरह से अपने को फेवर रखना है। क्योंकि केमिकल बहुत ज़्यादा हार्म भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मनेस होती है उनके अंदर। तो जो हार्म क्लासेस होती हैं उनका भी पता चल जाता है आपको, और जो हल्की क्लासेस होती हैं उनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट को समझाना इसलिए बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर कर सकें कि ये किस तरह से उनको डैमेज कर सकता है या क्या नुकसान उनको